नमस्ते बच्चों, आज मैं आपके लिए बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन, जैव विविधता और संरक्षण चैप्टर का सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों की बात रह गई थी अभयारण्य, या जिसे आप प्राणी विहार कहते हैं या सेंचुरीज कहते हैं। मैं अभयारण्य, प्राणी विहार या सेंचुरीज, यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। अभयारण्य को हम ऐसे जंगल, हिंदी का अगर इसका शाब्दिक अर्थ करें, अभयारण्य ऐसे जंगल जहां जीवों को कोई भय ना हो, इसको हम प्राणी विहार भी कहते हैं, इसको हम सेंचुरीज भी कहते हैं। इसका केवल एक मेन उद्देश्य ये है, वन्य जीवन का संरक्षण करना, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करना। वाइल्ड लाइफ में प्लांट भी आते हैं, एनिमल आते हैं। तो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंचुरीज इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। वन्य जीवों का कंजर्वेशन करना, उनको बचाना, उनको प्रोटेक्शन देना। मैंने आपको स्वास्थाने बहिस्थाने संरक्षण बताया था, इंस2 और एक्स2 कंजर्वेशन बताया था। तो ये स्वास्थाने संरक्षण में आता है, इंस2 कंजर्वेशन में आता है कि जो ऑर्गेनिजम्स जिस नेचुरल हैबिटेट में, प्राकृतिक वासस्थान में जहां पाए जा रहे हैं, वहीं पर उनको बचाना। जितने भी नेशनल पार्क हैं, जिन्हें आप राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, जितने भी अभयारण्य है, सेंचुरीज है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, यानी बायोस्फीयर रिजर्व्स है, वो सब के सब इसके अंतर्गत आते हैं। यहां पर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टीज नहीं होती। अभयारण्य, प्राणी विहार, सेंचुरीज में अगर आप वहां लकड़ी काटने जा रहे हैं या पशुओं को चराने जा रहे हैं, तो आपको अनुमति दी जाएगी, परमिशन ग्रांट की जाएगी, लेकिन इसके साथ कि वहां पर किसी भी प्रकार का नुकसान जीवों को नहीं होना चाहिए। आप अगर मान लीजिए वहां लकड़ी काटने जा रहे हैं, तो आप लकड़ी बिन सकते हैं, जो पेड़ सूखे हैं उनकी लकड़ी। ऐसा नहीं हरे भरे पेड़ की आप लकड़ी काटना शुरू कर दें, जानवरों का शिकार करना शुरू कर दें। तो अभयारण्य में, प्राणी विहार में, सेंचुरीज में जो आपको परमिशन दी जाती है, वो इन शर्तों के साथ दी जाती है कि आप किसी भी प्रकार से वाइल्ड लाइफ को, वन्य जीवन को खतरे में नहीं डालेंगे। ये जितने भी भारत में अगर हम बात करें, तो भारत में लगभग 543 अभयारण्य हैं, 543 सेंचुरीज हैं, 543 अभयारण्य सेंचुरीज हैं। और ये सेंचुरीज जिस राज्य में होती हैं, जैसे बिहार राज्य में है तो इनकी कंट्रोलिंग बिहार गवर्नमेंट के पास है, यूपी स्टेट में है तो इनकी कंट्रोलिंग यूपी गवर्नमेंट के पास है, कर्नाटका में है तो इसकी कंट्रोलिंग कर्नाटका स्टेट के पास है। भारत में है 543 जगहों पर है। मैं आपको 2 सेंचुरीज के विषय में बताना चाहूंगा। बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में जल्दापारा जंतु विहार है, और मदारी हाट पश्चिम बंगाल में, जल्दापारा जंतु विहार, मदारी हाट पश्चिम बंगाल में मदारी हाट एक जगह है, वहां जल्दापारा सेंचुरी है। घाना पक्षी विहार है, घाना भी सेंचुरी है, भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। ये 2 है। अब हम लोग बात करते हैं, इसके अलावा भी और सेंचुरीज हैं। 543 मैंने बताया सेंचुरीज भारत में है। अब जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? ये भी आपके स्वास्थानीय संरक्षण में आते हैं। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या संरक्षित जैवमंडल, इसके हम 3 नाम ले सकते हैं। तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, इंग्लिश में बायोस्फीयर रिजर्व, संरक्षित जीवमंडल, कंजर्व जो होता है, जैवमंडल को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर रिजर्व, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है?
या संरक्षित जैवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता। इसकी स्थापना 1971 में यूनेस्को ने की थी। यूनेस्को में हुई थी इसकी स्थापना, और इसका मेन टारगेट ये था कि मनुष्य और जीवमंडल बायोस्फीयर, इन दोनों के बीच रिलेशन मेंटेन रहे और मनुष्य का भी कल्याण हो और जैवमंडल का भी। जैवमंडल में जलमंडल आता है जैसे पानी वाला, स्थल मंडल आता है जैसे धरती, वायुमंडल जैसे हवा, जल थल वायु, इन तीनों जगह जीव रहते हैं। तो इन तीनों जगह के जीव सुरक्षित रहे, मनुष्य सुरक्षित रहे, आपस में संबंध बने रहे। तो इसको ध्यान में रखते हुए बायोस्फीयर की स्थापना की गई 1971 में यूनेस्को में। इसका मेन टारगेट था मनुष्य और बायोस्फीयर प्रोजेक्ट के द्वारा मानव कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मनुष्य के भले के लिए। भाई मनुष्य जीवमंडल में मैंने बताया जल थल वायु तीनों चीजें आती हैं, तो मनुष्य के वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए जल थल वायु तीनों जगह पर पाए जाने वाले जीवों को कंजर्व करना। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर क्षेत्र हैं, जिसमें से हिमाचल वाले, हिमालय प्रदेश में, हिमाचल में करूँ, हिमालय प्रदेश की बात करें, हिमालय वाले क्षेत्र में ठंडी जगह जो है वो भी बायोस्फीयर के अंतर्गत आता है। मरुस्थल वाला क्षेत्र, ये सब सारी चीजें बायोस्फीयर में आती हैं और इनका उद्देश्य होता है जीवमंडल को, यानी जल थल वायु के जीवन को ह्यूमन वेलफेयर के लिए बचाना। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद संकटग्रस्त जातियां हैं। संकटग्रस्त जातियों की अगर हम बात करें तो संकटग्रस्त का मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए संकटग्रस्त जातियां होती क्या है। संकटग्रस्त जातियों का मतलब ये होता है इंडेंजर्ड, जो डेंजर्ड में है, खतरे में है। खतरे वाली जातियां कौन कौन सी हैं? तो मैं बता दूं कि हमारे देश में इस समय लगभग 81 मैमल्स, यानी 81 स्तनधारी, 300 जंगलों, 81 स्तनधारी मैमल्स जिनमें मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है, स्तनधारी जैसे स्तनधारियों में ही हम सब लोग आते हैं। 30 पक्षियों की प्रजातियां, 15 रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, सरीसृप और उभयचर वर्ग के जीव, ये सब डेंजर में है। भारत में लगभग 81, मैं बता दूं, है इस समय इंडेंजर्ड। पक्षी भी हैं 30, सरीसृप, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन भी है। ये सब खतरे में। खतरे का मतलब ये है या तो इनका शिकार हो जा रहा है, जंगल कट रहे हैं, इनके रहने का स्थान खत्म हो रहा है, मनुष्य इनका शिकार करके इनको बेच दे रहा है, इनका डिफरेंट तरीके से यूज हो रहा है, इनकी तस्करी हो रही है, इनको स्मगल किया जा रहा है, इनकी खाल बेची जा रही है, इनके दांत बेचे जा रहे हैं, इनसे औषधियां बनाई जा रही हैं, जंगलों को जलाया जा रहा है। ये सब चीजों से ये सारी प्रजातियां खतरे में आ गई हैं। या तो फिर ये वहां सरवाइव नहीं कर पा रहे, भाई जंगल नहीं रहेंगे, इनको माहौल नहीं मिलेगा तो बचेंगे कहां से? ये जंगल ना होने के कारण ये जीव निकल के बाहर आ जाते हैं। तो ये सब संकटग्रस्त इंडेंजर वाली प्रजातियां हैं, इंडेंजर्स। तो इसमें क्या है कि ये या तो विलुप्त होने की कगार पे है,
ये विलुप्त होने की कगार पे हैं। विलुप्त होने की कगार का मतलब ये हो गया कि ये धीरे धीरे गायब हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, विलुप्ति की कगार पे हैं ये सब। इसमें आपको बता दूं, इसकी अगर हम बात करें संकटग्रस्त जातियों की, तो इसमें इनकी एक पूरी सूची है। मैं बता दूं, जो पूरी सूची जितनी भी है संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, डेंजर वाली प्रजातियां हैं, उनको रेड डाटा बुक, एक रेड डाटा बुक है। रेड डाटा बुक में दो प्रकार की बुक होती है, एक रेड डाटा बुक, एक ग्रीन डाटा बुक। तो जो रेड डाटा बुक होती है, लाल बुक होती है, तो उसमें जो प्रजातियां संकटग्रस्त होती हैं उनके नाम लिखे, किन कारणों से ये संकट में है, आखिर इनको क्या प्रॉब्लम थी, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। और जो ग्रीन डाटा बुक में ये है कि कितनी प्रजातियां हैं, उनको कंजर्व करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। तो यहां पर हम केवल अभी हम रेड डाटा बुक की बात करें, जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों का पूरा वर्णन किया गया है कि ये सब संकट में है और क्यों है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बहुत जरूरी चीज है आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। इसमें इन संकटग्रस्त जातियों में मैं कुछ एग्जाम्पल बता दूं, जैसे मगरमच्छ, विषैले सांप, अजगर, टोड, एक नुइट होता है, नुइट हिमालय पर पाया जाता है, नुइट सर्टिका जिसे बोलते हैं, ये भी एक जीव है। ये सब विलुप्त होने की कगार पे संकटग्रस्त हैं। गरुड़ है, बतख है, बाज है, बांस में तीतर एक बैठता है, तीतर बटेर नाम सुने होंगे बांस पे। ये सब डेंजर में है, ये धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर ये जा रहे हैं। मैं बात कर रहा था संकटग्रस्त जातियों की, तो इन संकटग्रस्त जातियों में भी तीन प्रकार की बात हम करते हैं। एक तो जो संकट में है, एंडेंजर्ड, जो विलुप्त हो रही है, विलुप्ति की कगार पर है, और कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो भविष्य में विलुप्त हो सकती हैं, फ्यूचर में विलुप्त हो सकती हैं। वल्नरेबल स्पीसीज, जिसे सुभेद्य प्रजातियां कहते हैं, वल्नरेबल स्पीसीज। और रेयर स्पीसीज का मतलब होता है दुर्लभ प्रजातियां, जो कि इंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीसीज के बीच आती हैं। संकटग्रस्त और सुभेद्य, संकटग्रस्त माने वाकई में जो संकट में है, इंडेंजर्ड है। वल्नरेबल स्पीसीज का मतलब होता है जो भविष्य में खतरे में आ सकती है, संकट में आ सकती है। और रेयर स्पीसीज का मतलब होता है दुर्लभ प्रजातियां। अब हम बात करेंगे रेड डाटा बुक की। तो रेड डाटा बुक का मैंने बताया, रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें हम लोग जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनका पूरा ब्यौरा रहता है। पूरे विश्व में जीवों के संरक्षण के लिए ऑर्गेनाइजेशन बने, यूनियन बने हुए हैं, जैसे वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है WCU, जिसे अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN भी कहते हैं। एक IUCNR ये भी है, WCU है, ठीक है। तो ये सारे कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यूनियन, वाइल्ड लाइफ फंड भी बना हुआ है जीवों के संरक्षण के लिए। अब हम बात करेंगे वन्य प्राणियों के विनाश का कारण। वन्य प्राणी जो है, वाइल्ड लाइफ वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, काला हिरण है, कस्तूरी मृग है, हाथी है, सफेद हाथी है, सफेद भालू है, भी बहुत सी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं। क्यों विलुप्त हो रही हैं, उसका कारण क्या है? सबसे बात बताऊंगा, तेजी से जो जंगल कट रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से जो जानवरों का हम लोग शिकार कर रहे हैं,
मानव की एक्टिविटीज जो बढ़ रही हैं, मनुष्य जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से वनों का कटाव होता जा रहा है, पॉल्यूशंस बढ़ते जा रहे हैं, जानवरों का शिकार हो रहा है, ये सारी चीजें वाइल्ड लाइफ के लिए खतरा है, वाइल्ड लाइफ के लिए डेंजरस है। और अगर वन्य जीवन खतरे में आया तो जीव मंडल यानी नेचुरल बैलेंस बिगड़ेगा और मनुष्य का जीवन भी खतरे में आएगा, प्रकृति असंतुलित हो जाएगी। आपको मैं बता दूं, जैसे जीवन जीने का अधिकार मनुष्य को है, वैसे जीवन जीने का अधिकार जीवों को भी है, पक्षी को भी है, कुत्ते को भी है, बिल्ली को भी है। आप अगर किसी एक जीव की हत्या कर देते हैं, मनुष्य की आपने किसी एक मनुष्य को मार दिया, किसी एक मनुष्य की हत्या कर दी, तो वो बहुत ज्यादा पब्लिसिटी हो जाती है कि इसकी हत्या हो गई, इसको मार दिया गया। लेकिन यहां पर यह भी देखा जाता है कि अगर मान लीजिए एक कुत्ते को या एक बिल्ली का आपने उसकी मार दिया, उसका शिकार कर दिया या उसकी हत्या कर दी, तो आपको ये बता दें कि उनकी भी एक लाइफ है। और उस लाइफ में क्या होता है कि अगर आपने उस लाइफ को साथ छेड़छाड़ की, तो जो बायोस्फीयर है, जीव मंडल है, जिसमें धरती भी आती है, हवा भी आता है, पानी भी आता है, ये सारी चीजें डिसबैलेंस हो जाएगी। और जब ये डिसबैलेंस होंगी तो ये आप समझिए कि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा। और प्राकृतिक संतुलन जब बिगड़ेगा तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य भी सेफ और सुरक्षित नहीं रहेगा। मनुष्य को अगर अपना जीवन बचाना है, ये धरती बचानी है, तो धरती बचाने का पूरा अधिकार मनुष्य के पास है। वो तभी बच सकती है जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को रोकेगा। टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, विकास अच्छी बात है, लेकिन विकास के नाम पर जंगलों का कटाव, वाइल्ड लाइफ के साथ छेड़छाड़, जीवों की तस्करी, उनका अंधाधुंध शिकार, ये मनुष्य वन्य जीवन को संकट में नहीं डाल रहा है, ये मनुष्य अपने आप स्वयं को संकट में डाल रहा है। अब हम बता दें कि ह्यूमन वेलफेयर के साथ साथ वाइल्ड लाइफ भी है। जंगलों से हमें औषधियां मिलती हैं, इमारती लकड़ी मिलती, बहुत सी चीजें मिलती हैं। आपको बता दें, अगर वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी तो मनुष्य भी नहीं बचेगा। बता देता हूं, पुराने समय में जब प्रिमिटिव मैन थे, आदि मानव थे, वो भोजन के लिए वन्य जीवों का शिकार करते थे। उनमें धीरे धीरे सभ्यता, संस्कृति का विकास होता गया। और जैसे जैसे सभ्यता और संस्कृति का विकास होता गया, आदि मानव में कल्चर आता गया, और कल्चर आता गया तो उनके अंदर थोड़ी सी कहीं ना कहीं दया आने लगी कि वन्य जीवों को बचाया जाए। तो उन्होंने कुछ पशुओं को, जैसे गाय, भैंस, हाथी, बकरी, इनको पालतू बनाना शुरू कर दिया। फिर इनसे रिलेशन होने लगा, धर्म बने। आप हर एक धर्म में देखेंगे, हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, हर एक धर्म में अहिंसा परमो धर्मा यानी नॉन वायलेंस को सुपर रिलीजन कहा गया है। कहा गया है ये ईश्वर से बढ़कर है। अहिंसा यानी जीवों का शिकार ना करें, हिंदू धर्म में भी कहा गया है, जैन धर्म में भी कहा गया है, बौद्ध धर्म में भी कहा गया, सिख धर्म में भी कहा गया, ईसाई धर्म में भी कहा गया है। और आप बता दें, उसमें देखिए हमारे यहाँ देवी देवताओं में घड़ियाल, गंगा माँ घड़ियाल के ऊपर बैठती है, मगरमच्छ उनके वाहन कहा गया है, हाथी गणेश जी का वाहन कहा गया है, सांप को शंकर जी के साथ जोड़ा गया है। हिंदू रिलीजन की अगर हम बात करें तो हर देवी देवता के साथ एक जीव को जोड़ा गया है, एक जंतु को जोड़ा गया है, जो इस बात को इंगित करता है, संस्कृति को इंगित करता है, हिंदू सभ्यता में इस बात को बताता है कि मनुष्य का और जीवों का आपस में रिलेशन कितना अच्छा है। हर एक जीव का मनुष्य के साथ रिलेशन उसी प्रकार, जैसे सभी देवी देवताओं के साथ एक जीव को रखा गया है। किसी देवी के साथ गधा है, किसी देवी के साथ घोड़ा है, किसी देवी के साथ
हाथी है, किसी देवी के साथ, देवता के साथ शेर है, हर एक चीज है, वो कोरिलेशन बताता है कि ये एक दूसरे के निकट कितना है। तो ये कहीं ना कहीं मनुष्य का आपस में जीवों के साथ संबंध है। बहुत सारे प्रोजेक्ट भी हैं, घड़ियाल परियोजना है, टाइगर प्रोजेक्ट है। घड़ियाल परियोजना जो है घड़ियालों को बचाने के लिए, जो लगातार गिरावट आ रही थी, तो 1975 में कई राज्य हैं जैसे उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे घड़ियाल को बचाने के लिए घड़ियाल प्रोजेक्ट चलाया गया। टाइगर प्रोजेक्ट भी चल रहा है, ये भी 1973 में, क्योंकि टाइगर की प्रजाति भी धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी, उनको बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। हम लोग हर साल वन्य जीव बनाते हैं, वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं, तो वो भी इसलिए मनाते हैं ताकि हम लोग वन्य जीवन को बचा सकें। भारत और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी है। 1972 में 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट आया, वन्य जीवों से संबंधित एक्ट दिया गया, जो लगभग 1972 में गवर्नमेंट ने से पास किया। बहुत सारे सेंचुरीज है, नेशनल पार्क हैं, जो मैं आपको जिनके भेजूंगा। तो ये बच्चों, आज हमने जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन पे बात की। इस चैप्टर का में मेन चीज ये है, जीवों को बचाना, उनकी लाइफ को बचाना, ये हमारा कर्तव्य है। जब वन्य जीवन बचेगा तभी मनुष्य बचेगा और ये धरती बचेगी। इस धरती को बचाने के लिए, सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए जीवों पे अत्याचार बंद करें, जंगलों का विनाश रोकें, जानवरों के शिकार को रोकें, उनकी जान बचाएं, उनके जीवन को सुरक्षित बनाएं। यही बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन है, जैव विविधता एवं संरक्षण। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स जरूर भेजिए। अगले YouTube वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।